कैसे हो बच्चों? तुम सभी लोग कैसे हो? कैसा लग रहा है ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ देख करके? आपको कुछ सीखने को मिल रहा है या नहीं? कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना मेरे चैनल पर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, कमेंट करो कि आप कौन सा टॉपिक्स पढ़ना चाहते हो। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 5th में क्लास 12th की बायोलॉजी को हम स्टडी कर रहे हैं और ये चैप्टर जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आप पिछली वीडियो जा कर के देखिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया है। तो आज का जो टॉपिक है बच्चे वो है जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, वो टॉपिक कौन सा है? जेनेटिक डिसऑर्डर। देखो, जेनेटिक डिसऑर्डर जो है ना बच्चे, वो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जब भी जीन में कोई डिफेक्ट प्रेजेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर। सपोज़ अगर कोई जीन आपके पास है, सेल के अंदर कोई जीन है और जीन का जो नेचर है वो किस फॉर्म में है बच्चे? डीएनए के फॉर्म में है। ये चीज़ तो सभी को क्लियर है, हमारा सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए के फॉर्म में है। तो जो ये डीएनए है, या आप कह सकते हैं बच्चे, जीन इज़ द सेगमेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। तो जब ये डीएनए नॉर्मल होगा बच्चे, नॉर्मल फॉर्म का होगा, तो ये नॉर्मल प्रोटीन को फॉर्म करेगा। तो यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा और एक स्पेसिफिक एमआरएनए बनेगा, और इस एमआरएनए में एक स्पेसिफिक प्रोसेस चलेगा जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो यहाँ से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। तो ये तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब जीन में डिफेक्ट आ जाए, जब जीन में डिफेक्ट प्रेजेंट हो, डिफेक्ट प्रेजेंट हो, तब ये क्या कॉज करेगा? कॉज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, और यही डिसऑर्डर आगे चल के क्या फॉर्म करेगा? डिजीज़। तो आप इस टर्म को समझ पा रहे हैं कि जब जीन में डिफेक्ट होता है बच्चे, तो वो डिफेक्ट क्या कॉज करता है? सेल्स के अंदर डिसऑर्डर कॉज करता है, उसी को हम बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। और आगे चल कर के ये डिसऑर्डर किस फॉर्म में अपीयर होता है बच्चे? डिजीज़ के फॉर्म में अपीयर होता है। अब देखो, बात आती है यहाँ पर कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, जो जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, अगर हम बात करें जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में, ठीक है। अब जेनेटिक डिसऑर्डर डिपेंडिंग अपॉन, जस्ट मिनट, जो जेनेटिक डिसऑर्डर डिपेंड करता है बच्चे कि ये कितने जीन्स में डिफेक्ट है, कितने जीन्स में डिफेक्ट है। अगर एट अ सिंगल पॉइंट, एट अ सिंगल जीन डिफेक्ट है, तो उसे हम बोलेंगे कॉल्ड एज मोनोजेनिक डिसऑर्डर। लेकिन अगर यही डिफेक्ट मल्टीपल जीन में, डिफेक्ट इन मल्टीपल जीन, तो इस तरह के डिफेक्ट को क्या बोलेंगे बच्चे? कॉल्ड एज पॉलीजेनिक डिसऑर्डर। मतलब यहाँ एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो डिसऑर्डर है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो ब्रॉडली अगर हम देखें तो दो कैटेगरीज में है। एक तो है बच्चे मोनोजेनिक डिसऑर्डर, और दूसरा है बच्चे पॉलीजेनिक डिसऑर्डर। बात समझ में आ रही है? तो ये मोनोजेनिक डिसऑर्डर क्या है और पॉलीजेनिक डिसऑर्डर क्या है, ये चीज़ क्लियर हुई सभी को। अब देखो, होगा क्या कि मोनोजेनिक डिसऑर्डर पर डिफेक्ट कितने में प्रेजेंट है? सिंगल जीन में डिफेक्ट है। लेकिन अगर मैं पॉलीजेनिक की बात करूं तो मल्टीपल जीन पे क्या है? डिफेक्ट है। बात समझ में आ रही है? अब जो हम जेनेटिक डिसऑर्डर को स्टडी कर रहे हैं, इस
क्लास 12th के लेवल पर और नीट के लेवल पर, तो मोस्ट कॉमन टाइप का जो डिसऑर्डर है वो यही है। ये क्या है? मोनोजेनिक डिसऑर्डर मोस्ट कॉमन टाइप का है, और पॉलीजेनिक डिसऑर्डर जो है जनरली बच्चे बहुत ही लेस कॉमन है, लेस कॉमन है। ठीक है, अब देखो बच्चे, मोनोजेनिक जो डिसऑर्डर है वो बेसिकली अगर हम इसको स्टडी करें मोनोजेनिक डिसऑर्डर को, तो हम बेसिकली यहाँ पर ये देखते हैं कि जो ये मोनोजेनिक डिसऑर्डर है ये दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हमने ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। एक कैटेगरी को हम बोलते हैं क्लासिकल मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्लासिकल मेंडेलियन डिसऑर्डर, और दूसरे कैटेगरी को बोलते हैं नॉन क्लासिकल मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब इसमें होता क्या है कि जो क्लासिकल मेंडेलियन डिसऑर्डर है वो मेंडल के लॉ को फॉलो करता है, और जो नॉन क्लासिकल डिसऑर्डर है वो मेंडल के लॉ को नहीं फॉलो करता है। ये बात तो नाम से ही क्लियर हो रही है कि क्लासिकल मेंडेलियन डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर है जो मेंडल के लॉ को ओबे करता है, जो फॉलो करता है, और नॉन क्लासिकल मेंडेलियन डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर है, वो टाइप ऑफ डिसऑर्डर है जो क्लासिकल मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो ये बात समझ में आ रही है कि जेनेटिक डिसऑर्डर बेसिकली जीन में जो डिफेक्ट प्रेजेंट होता है उसी के बेसिस पे यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया है। कुछ को बोला गया है मोनोजेनिक डिसऑर्डर और कुछ को बोला गया है पॉलीजेनिक डिसऑर्डर। बात समझ में आ रही है? अब देखो, अगर हम इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि जो क्लासिकल मेंडेलियन डिसऑर्डर है, जो क्लासिकल मेंडेलियन डिसऑर्डर है उसे हमने ब्रॉडली टू कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक तो हमने बोला ऑटोसोमल बेस्ड डिसऑर्डर, ऑटोसोमल बेस्ड डिसऑर्डर, और दूसरे कैटेगरी को हमने बोला सेक्स क्रोमोसोम बेस्ड डिसऑर्डर, सेक्स क्रोमोसोम बेस्ड डिसऑर्डर। अब देखो, नाम से ही क्लियर है कि ऑटोसोमल बेस्ड, हमने बात किया था कि ह्यूमन की केस में, हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था कि ह्यूमन की केस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, जिसमें से 22 क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स बोलते हैं, और 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। तो ऑटोसोमल बेस्ड डिसऑर्डर मीन्स ये जो जीन का डिफेक्ट है कहाँ प्रेजेंट है? ऑटोसोम्स में प्रेजेंट है। अब ये ऑटोसोमल बेस्ड डिसऑर्डर जो हैं ये भी दो कैटेगरीज में डिवाइड होंगे, और इनका नेचर क्या होगा बच्चे? डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर, डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर, और दूसरी कैटेगरी को हम बोलेंगे रेसेसिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर। बात क्लियर है यहाँ पे? अब देखो, दूसरे कैटेगरी को अगर हम देखें सेक्स क्रोमोसोम, इसको हम अभी डिटेल में स्टडी करेंगे कि ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या होते हैं और रेसेसिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर, या फिर आप बोल सकते हैं इनको दूसरे नाम से भी आप बोल सकते हो कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर क्या होता है। सेक्स क्रोमोसोम बेस्ड जो डिसऑर्डर है, या तो ये डिसऑर्डर एक्स क्रोमोसोम बेस्ड होगा, या तो ये क्या होगा बच्चे? वाई क्रोमोसोम बेस्ड होगा। अब एक्स क्रोमोसोम में भी दो कैटेगरी है, या तो ये डिसऑर्डर डोमिनेंट फॉर्म का होगा, या तो ये डिसऑर्डर रिसेसिव फॉर्म का होगा। और वाई क्रोमोसोम जो बेस्ड डिसऑर्डर बहुत ही रेयर पाया जाता है, बहुत ही कम। ठीक है, वाई क्रोमोसोम्स पर जो जीन का डिफेक्ट है वो बहुत कम अभी हमारे पास डेटा है, बहुत कम केसेस हैं। ठीक है, मेजरली हमें एक्स क्रोमोसोम बेस्ड डिसऑर्डर्स
होते हैं। जैसे अगर हम बात करें हीमोफीलिया, हीमोफीलिया क्या है? एक तरह का सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज़ है। इसको हम आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे। अभी हम बात करते हैं डोमिनेंट और रेसेसिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर के केस में। तो देखो बच्चे, अगर हम बात करें कि जो हमने अभी देखा कि क्लासिकल मेंडेलियन डिसऑर्डर में ऑटोसोमल बेस्ड डिसऑर्डर है। इनकी दो कैटेगरीज हैं। एक तो है बच्चे ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो अगर हमने बात किया यहाँ पर ऑटोसोमल डिसऑर्डर, तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर दो केसेस हमने बात किया। एक तो होगा ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, और दूसरा होगा बच्चे ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। बात समझ में आ रही है यहाँ पर? तो बेसिकली अगर हम इस बात को समझें कि जो डोमिनेंट टर्म है और रेसेसिव टर्म है, इसको अगर मैं थोड़ा सा क्लियर करूं तो आप इसको ये समझो कि ये सारा जो डिसऑर्डर हम पढ़ रहे हैं ना बच्चे, ये किसके रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं? मोनोजेनिक डिसऑर्डर जो है पूरा हम मेंडेलियन क्योंकि ये मेंडेलियन को फॉलो करता है, ये मेंडेलियन के लॉ को फॉलो करता है, फॉलो मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अब जहां पर भी मेंडल का लॉ फॉलो होगा, आप समझ जाना कि ये हमेशा डायप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। डायप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का मतलब 2n की बात हो रही है। समझ में आया बच्चे? तो यहाँ पर हर क्रोमोसोम्स की कितनी कॉपी प्रेजेंट होगी? हर क्रोमोसोम्स की डबल कॉपी प्रेजेंट होगी। बात समझ में आया यहाँ पर कि जितने भी डिसऑर्डर में अगर आप बात करोगे, सपोज ये एक मैटरनल क्रोमोसोम है, ये एक पैटर्नल क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात हो रही है। और 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम मीन्स एवरी क्रोमोसोम्स। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है बच्चे? ये 2n जो है ना, जिसको हम बोलते हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का मतलब ये होता है एवरी क्रोमोसोम्स इज प्रेजेंट इन डबल कॉपी। मतलब हर एक क्रोमोसोम्स की कितनी कॉपी प्रेजेंट होगी बच्चे? 2 कॉपी होगी। और वो 2 कॉपी में एक कॉपी जो होगी मैटरनल साइड से आएगी और दूसरी कॉपी है पैटर्नल साइड से। मैटरनल साइड्स का मतलब ये होता है बच्चे, आपके मदर के साइड से जो क्रोमोसोम्स आपको मिले हैं उसे हम बोलेंगे मैटरनल क्रोमोसोम्स। और ये क्रोमोसोम्स क्या है? पैटर्नल क्रोमोसोम, जो आपके फादर के साइड से आया है। मदर के साइड से जो गैमेट्स आते हैं बच्चे, उसे हम बोलते हैं ओवा या ओवम। और फादर के साइड से जो स्पर्म गैमेट आते हैं बच्चे, वो स्पर्म्स के फॉर्म में आते हैं। इसको हम ह्यूमन रिप्रोडक्शंस में और भी डिटेल में देखेंगे। बट आप अभी ये समझो कि जितने भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चे, उन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में हर एक क्रोमोसोम्स की 2 कॉपी होती है। और इस कॉन्सेप्ट को आप डोमिनेंट और रेसेसिव डिसऑर्डर के केस में थोड़ा सा रिलेट करना। ठीक है, अब देखो, अगर हम बात करते हैं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, तो देखो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर का मतलब ये होता है, डोमिनेंट डिजीज का मतलब ये होता है, अगर सपोज कोई डिजीज है आपके सामने, सपोज आपके सामने क्या है बच्चे? कोई डिजीज है। अब वो डिजीज का नेचर 2 तरह के से हो सकते हैं, या तो वो डिजीज डोमिनेंट होगी या तो वो डिजीज रेसेसिव होगी। ये बात तो सभी को क्लियर है। अब डोमिनेंट डिजीज का मतलब ये होता है हैव अ सिंगल जीन डिफेक्ट प्रेजेंट। मीन्स ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज में किसी भी क्रोमोसोम पर कितने डिफेक्ट है? सिंगल जीन में डिफेक्ट है, कैन कॉज अ डिजीज, कैन कॉज अ डिजीज। मतलब यहाँ पर जो
डिफेक्ट है या तो मैटरनल क्रोमोसोम में हो या तो पैटर्नल क्रोमोसोम में हो, ये डिजीज़ कॉज कर सकता है। अगर उसी तरीके से हम इस चीज़ को देखें कि रिसेसिव डिजीज़ होने के लिए डिफेक्ट जो है, डिफेक्ट इन बोथ द कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स, और यहाँ पर बच्चे सिंगल कॉपी, यहाँ पर सिंगल कॉपी। ठीक है, अब देखो इस चीज़ को अगर हम समझें थोड़ा सा, तो अगर आपके पास कोई डिजीज़ हो रही है, ठीक है, कोई क्या हो रही है बच्चे, डिजीज़ हो रही है, तो डिजीज़ के केस में होता क्या है कि या तो ये डिजीज़ डोमिनेंट होगी और या तो डिजीज़ रिसेसिव होगी। तो डोमिनेंट डिजीज़ का कहने का पर्पज़ ये है कि अगर किसी क्रोमोसोम्स में मैं बात करूं कि आपके सामने जो क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम ये है, दूसरा क्रोमोसोम ये है, सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी दो क्रोमोसोम्स होंगे, मीन्स एक मैटरनल साइड का होगा और दूसरा पैटर्नल साइड्स का होगा। ठीक है, एक ये मैटरनल क्रोमोसोम होगा, एक पैटर्नल क्रोमोसोम, एक मैटरनल क्रोमोसोम और एक पैटर्नल क्रोमोसोम, और यहाँ पर इनके क्या प्रेजेंट होंगे बच्चे, सेंट्रोमियर। ठीक है, जो रेड कलर से हमने हाईलाइट किया, ये क्या है बच्चे, सेंट्रोमियर। अब होगा क्या कि सपोज डोमिनेंट डिजीज़ में केस क्या है, एक सिंगल जीन डिफेक्ट है, या तो मैटरनल में या तो पैटर्नल में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे, सिंगल कॉपी ऑफ डिफेक्ट प्रेजेंट है जीन में। ठीक है, अब या तो वो मैटरनल पे भी हो सकता है या तो वो पैटर्नल पे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दोनों क्रोमोसोम्स की कॉपी पर जीन का क्या है बच्चे, डिफेक्ट है। मीन्स कोई भी डोमिनेंट डिजीज है, इट मीन्स उसके या तो मैटरनल क्रोमोसोम या तो पैटर्नल क्रोमोसोम पर किसी एक में जीन का डिफेक्ट है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चे, जीन का डिफेक्ट। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, सपोज कोई जीन का डिफेक्ट है। ठीक है, अब अगर इसी चीज़ को आप थोड़ा सा रेसेसिव केस में देखो, तो रेसेसिव डिजीज़ में दोनों कॉपी में जीन का डिफेक्ट होना ज़रूरी है, तभी क्या होगा, डिजीज़ कॉज करेगा। तो आप कह सकते हो कि डोमिनेंट डिजीज़ की केस में सिंगल कॉपी ऑफ जीन डिफेक्ट इन अ सिंगल क्रोमोसोम और मैटरनल और पैटर्नल, किसी भी एक कॉपी में जीन का डिफेक्ट है, तो अगर वहाँ पे डिजीज़ हो रही है तो इट मीन्स वो डोमिनेंट डिजीज़ है। और अगर रेसेसिव एक सिंगल क्रोमोसोम पर डिफेक्ट प्रेजेंट है लेकिन डिजीज़ नहीं हो रही, इट मीन्स वो रेसेसिव डिजीज़ नहीं है। वहाँ पर रेसेसिव डिजीज़ के लिए दोनों कॉपी का डिफेक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, तो डिजीज़ को हमने डोमिनेंट और रेसेसिव कैटेगरीज में डिवाइड किया और ये अंडरस्टैंड किया बच्चे कि रेसेसिव डिजीज़ की केस में क्रोमोसोम्स की दोनों कॉपी में डिफेक्ट होना ज़रूरी है, तभी वो डिजीज़ कॉज करेगा। और डोमिनेंट की केस में चाहे मैटरनल क्रोमोसोम हो चाहे पैटर्नल क्रोमोसोम्स हो, दोनों में से किसी एक क्रोमोसोम पर भी अगर जीन डिफेक्ट है तो वो डिजीज़ कॉज करेगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर बात समझ में आ रही है? तो अगर हम बात करें, हमने अभी तक इन चीज़ों को देखा कि जो क्लासिकल मेंडेलियन डिसऑर्डर है या जिसको आप बोल रहे हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर, इस डिसऑर्डर के इनहेरिटेंस पैटर्न को हम पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। बस हम थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स को मेंशन कर देते हैं कि जो मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं, मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर हैं बच्चे, या सिंपल हम बोल सकते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं, इनके अगर आप एग्जाम्पल की बात करो, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, कोई अगर आपसे पूछे कि एग्जाम्पल कौन कौन से, तो आप बता सकते हैं कि एग्जाम्पल क्या है बच्चे, हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया एक तरह की क्या है बच्चे, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है। ठीक है, दूसरा जो केस है, दूसरा जो एग्जाम्पल है, अगर हम उसकी बात करें, सिस्टिक फिब्रोसिस। सिस्टिक
फाइब्रोसिस, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया। या आप दूसरा जो केस है कलर ब्लाइंडनेस, ये सभी क्या है, एग्जाम्पल है क्लासिकल मेंडेलियन इनहेरिटेंस के। अगर आप और एग्जाम्पल्स की बात करें तो फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है, थैलेसीमिया, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं बच्चे, तो क्लासिकल मेंडेलियन डिसऑर्डर के क्या हैं, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं। आप इनको ध्यान रखना कि क्लासिकल मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर के जो एग्जाम्पल हैं वो हीमोफीलिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, सिकल सेल एनीमिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, थैलेसीमिया है और फिनाइलकीटोन्यूरिया है। हम वन बाय वन इन सारी चीज़ों को देखेंगे कि क्लासिकल मेंडेलियन डिसऑर्डर के डिफरेंट केसेस में, जैसे हमने एक बात किया था सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक तरह का एग्जांपल है पॉइंट म्यूटेशन का, और पॉइंट म्यूटेशंस में बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि जो ग्लोबिन जो पॉलीपेप्टाइड चेन है बीटा ग्लोबुलिन, उसके 6 पोजीशन पर जो ग्लूटामेट होना चाहिए वहाँ पर म्यूटेशंस हो जाने की वजह से वैलिन अमाइनो एसिड जुड़ जाता है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स की लाइफ स्पैन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो पर्सन के बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस को हमने बहुत डिटेल में देखा, आप प्रीवियस लेक्चर्स को जाकर के देखो और वहाँ पर आपको चीज़ें और अच्छे से अंडरस्टैंड होंगी, ठीक है। अब देखो जितने भी ये डिसऑर्डर्स हैं ना बच्चे, जितने भी डिसऑर्डर्स हैं इनके अगर इनहेरिटेंस पैटर्न को आप देखो, अगर आपके इनहेरिटेंस पैटर्न को, या आप कह सकते हो एनालिसिस, अगर आप कह सकते हो बच्चे एनालिसिस ऑफ इनहेरिटेंस ट्रेट, या आप कह सकते हो पैटर्न ऑफ एनी डिजीज, मीन्स जनरेशन टू जनरेशन, फैमिली की जो जनरेशन है ना बच्चे, उनकी जनरेशन टू जनरेशन को आप ट्रैक कर रहे हो, तो वो किसके थ्रू आप स्टडी करोगे, स्टडी बाय पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस से बेसिकली आप करते क्या हैं कि आप इसमें जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन्स में पास ऑन हो रहे हैं, सपोज कोई एक जनरेशन है, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन्स में पास हो रही है, दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन्स में पास हो रही है। सपोज आपके पेरेंट्स में कोई डिजीज़ आ रही है, हो सकता है कि आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनमें भी वो डिज़ीज़ अपीयर हो रही थी। तो इस तरह के डिज़ीज़ के पैटर्न को स्टडी करते हैं हम बेसिकली किसकी हेल्प से, पेडिग्री एनालिसिस या पेडिग्री चार्ट की हेल्प से, ठीक है। तो डिज़ीज़ को ट्रैक करना, डिज़ीज़ के पैटर्न को आप क्या कर रहे हो, ट्रैक कर रहे हो बाय जनरेशन टू जनरेशन। बात समझ में आ रही है। तो बेसिकली पेडिग्री एनालिसिस में हम कुछ पेडिग्री सिंबल्स का यूज़ करते हैं और आपको पता होना चाहिए कि पेडिग्री सिंबल्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि बेसिकली पेडिग्री सिंबल्स क्या हैं, तो पेडिग्री जो सिंबल्स हैं, अगर आप इस चीज़ को देखो तो ये क्या है बच्चे, पेडिग्री सिंबल्स, ठीक है। तो पेडिग्री एनालिसिस में इन सिंबल्स का बड़ा इंपॉर्टेंस रोल है। अगर आप एक नॉर्मल मेल को देख रहे हो, ये जो कलर्ड हैं ये डिजीज़ हैं, अफेक्टेड वन, मीन्स इनमें कोई ना कोई क्या है, डिजीज़ अपीयर हो रही है, और ये जो कलरलेस हैं ये नॉर्मल वन है, क्या है, नॉर्मल है, ठीक है बच्चे। अब देखो होता क्या है कि मेल बॉडी को जेनेटिक्स में हम तो जनरली इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या है, मेल है, ठीक है। और अगर हम बात करें फीमेल बॉडी की, तो फीमेल बॉडी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पेडिग्री एनालिसिस की,
तो पेडिग्री एनालिसिस में मेल बॉडी को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और फीमेल बॉडी को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जिसका सेक्स अनस्पेसिफाइड है उसे हम इस तरह के सिंबल से डिनोट करते हैं, और अगर मेल और फीमेल अफेक्टेड है तो उसे हम किसी स्पेसिफिक कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज स्क्वायर जो है वो मेल को रिप्रेजेंट करता है, और अगर यहाँ रेड कलर से वो स्क्वायर पूरा फिल है, इट मीन्स ये क्या है, डिजीज्ड वन का केस है। स्क्वायर और सर्कल आपस में कनेक्टेड हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन से, इट मीन्स ये मेटिंग के प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये डिफरेंट क्या है बच्चे, सिंबल्स हैं, जो सिंबल्स हम यूज़ करते हैं पेडिग्री चार्ट को एनालिसिस करने में। बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली है क्या यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ कि सपोज़ ये एक पेडिग्री एनालिसिस का चार्ट है, और जो ए है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, और ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट का जो एग्जांपल यहाँ पर कंसीडर किया गया है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ठीक है, और जो फिगर नंबर बी है वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ और ऑटोसोमल डोमिनेंट दोनों किसका केस है बच्चे, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। अब ऑटोसोमल डिसऑर्डर या तो डोमिनेंट होगा या तो रेसेसिव होगा, हमने पहले ही स्टडी किया था इन चीज़ों को, या तो डोमिनेंट होगा या तो रेसेसिव होगा। तो जो ए पार्ट है ना बच्चे, वो ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस है, ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस है, और ये जो बी पार्ट है ना, ऑटोसोमल रेसेसिव का केस है। अब देखो हमने बात किया था कि ऑटोसोमल डोमिनेंट की केस में सिंगल जीन डिफेक्ट है, सिंगल कॉपी डिफेक्ट प्रेजेंट है किसी भी क्रोमोसोम मैटरनल या पैटर्नल क्रोमोसोम में, लेकिन यहाँ पर दोनों कॉपी में क्या प्रेजेंट है, डिफेक्ट प्रेजेंट है। अब देखो होता क्या है कि मेल बॉडी में, क्योंकि ये ऑटोसोम्स में है, तो ऑटोसोम्स में एक मैटरनल क्रोमोसोम होगा और एक पैटर्नल क्रोमोसोम होगा, और यहाँ पर क्या है बच्चे, मैटरनल और पैटर्नल। अब यहाँ पर जो जीन का डिफेक्ट है या तो इसमें होगा या तो इसमें, अब दोनों में क्या है, XX क्रोमोसोम है, यहाँ पर XY क्रोमोसोम्स हैं। तो होगा क्या कि यहाँ पर जो ये मेल बॉडी इन्फेक्टेड आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पर डिफेक्टेड जीन्स ट्रांसफ़र हुए हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में आप देखो ऑटोसोमल डोमिनेंट का जो केस है ना बच्चे, ये जनरली होता क्या है कि ये जनरेशन्स को स्किप नहीं करता है, मीन्स जनरली हर जनरेशन में डिजीज़ अपीयर हो रहा होता है। बात समझ में आ रही है? रेसेसिव केस में क्या होता है, और इस केस में क्या होता है बच्चे कि देखो यहाँ पर पेरेंट्स जो है ना अफेक्टेड हैं, और साथ में प्रोजेनी भी क्या हो रही है बच्चे, अफेक्टेड आ रही है। मीन्स अफेक्टेड पेरेंट जो हैं वो अफेक्टेड चिल्ड्रन को बर्थ दे रहे हैं। लेकिन रेसेसिव के केस में मतलब यहाँ पेरेंट्स में तो डिजीज़ अपीयर नहीं हो रही है, लेकिन उनके ऑफस्प्रिंग में डिजीज़ अपीयर हो रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि रेसेसिव के केस में अनअफेक्टेड पेरेंट जो है वो अफेक्टेड प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि डिफेक्ट एक क्रोमोसोम्स में हो, या तो मदर में या तो फादर में, या तो फादर में कोई एक सिंगल जीन डिफेक्ट होगा या तो मदर में, और यहाँ पर आने के बाद जब ये केस यहाँ पर आएगा तो दोनों क्रोमोसोम्स के जीन में डिफेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर क्या आ रहा है, डिजीज़ अपीयर हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इस चीज़ को हम अगले क्लास में और डिटेल में देखेंगे कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स के साथ। अभी तक आप इस चीज़ को समझो कि जो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, इस डिसऑर्डर में सिंगल कॉपी डिफेक्ट अगर प्रेजेंट है किसी भी क्रोमोसोम मैटरनल या पैटर्नल, तो वो डिजीज़ कॉज कर सकता है। रेसेसिव के केस में डिफेक्ट जो है वो दोनों क्रोमोसोम्स पर होना कंपलसरी है, तभी वो डिजीज़ अपने आप को अपीयर करेगी, अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, ठीक है। तो मेरे वीडियो लेक्चर सीरीज़ को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और ताकि सभी का बेनिफिट हो, सभी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएँ। जेनेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए और आपके नीट के एग्ज़ाम्स के लिए। हर बार बोर्ड एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे प्रोपोर्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेंडल के लॉ में, जेनेटिक डिसऑर्डर और पेडिग्री चार्ट से, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ईजी टॉपिक है। अगर आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर होगी ना बच्चे, तो बायोलॉजी आपको बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है।
तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल माई लवली ऑडियंस। साथ में आप मेरे वीडियो लेक्चर सीरीज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको इस लेक्चर से क्या सीखने को मिला, और साथ में साथ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।